हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। आज की क्लास में फ्रेंड्स मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ बीएससी बिहार लोक सेवा आयोग प्राथमिक विद्यालय शिक्षक यानी कि कक्षा 1 से 5 के लिए। और फ्रेंड्स ये जो आज की क्लास आपकी होने वाली है ज़रूरी नहीं है कि आपकी केवल बीपीएससी के लिए। इसके लिए फ्रेंड्स मैंने इसमें आपको जो है हिस्ट्री क्वेश्चन बीपीएससी के लिए है और सभी जितने भी आल टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हो, सपोज दैट जैसे आप मान लीजिए सीटेट हो गया, टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, सभी एग्जाम में ये आपकी हेल्प करेगी। तो ठीक है, चलिए देखते हैं सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। और फ्रेंड्स जो है लूसेंट की जीके जीएस जो है वो मेरी क्लास चल रही है यूट्यूब पर। आप लोग खुशबू एकेडमी सर्च करेंगे तो तुरंत आपके सामने ओपन हो जाएगा पेज, तो आप लोग वहाँ पे जा करके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, और आप लोग जरूर कमेंट करके बताया करिए आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। मैं डेली प्रैक्टिस सेट कराऊंगी, 50 क्वेश्चन की डेली सेट रहेगा। और आप लोग भी जिसको अगर आंसर पता है तो कमेंट करके बताया करिए, जिसको नहीं पता है तो मैं आपको सॉल्व करा रही हूँ। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो केंद्र की नई शिक्षा नीति है उसको लागू करने की जो प्रक्रिया है उसको शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है उत्तराखंड, सेकंड ऑप्शन हरियाणा, थर्ड ऑप्शन दिया गया राजस्थान एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया है उपयुक्त में से कोई नहीं, और फिफ्थ आंसर दिया गया है उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा आंसर इसका करेक्ट है आप लोग कमेंट करके बताइए, जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर पता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बात हो रही है केंद्र सरकार की। ठीक है, केंद्र सरकार की जो नई शिक्षा नीति थी 2020 की, ठीक है, उसको लागू करने की प्रक्रिया जो है प्रारंभ करने वाला देश का जो प्रथम राज्य बना है वो है फ्रेंड्स उत्तराखंड। ओके, इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट रहेगा, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने प्री प्राइमरी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य भर के आंगनबाड़ी केंद्रों में बाल वाटिका का उद्घाटन कर इस प्रक्रिया का आरंभ किया है। ओके, तो समझ में आया आप सभी को फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। सेकंड क्वेश्चन देखिए आपके सामने दिया गया है, बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कोविड-19 टीकाकरण से, सेकंड कह रहा है साक्षरता अभियान से, थर्ड कह रहा है धूम्रपान निषेध से एंड डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक एंड फोर्थ आंसर कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा आंसर आपका करेक्ट रहेगा। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित, तो इसमें कौन सा आंसर आपका करेक्ट रहेगा कमेंट करके बताइए, जिसको पता है फटाफट से आप लोग कमेंट कीजिए। और कमेंट करके आप लोग ये भी बताइए कि आप लोग किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बात हो रही बिहार में ऑपरेशन प्रहार की। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन मैं आपको बता दूं, इसमें आपका जो ऑप्शन है ये ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं करेक्ट रहेगा, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स जो बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है ना, वह संबंधित है बिहार में जो पुलिस ने वर्ष 2022 में अपराध मुक्त बिहार की परिकल्पना को साकार करने के लिए ऑपरेशन प्रहार को आरंभ किया है। ठीक है, जो ऑपरेशन प्रहार फ्रेंड्स आरंभ हुआ है वो बिहार पुलिस ने आरंभ किया है वर्ष 2022 में अपराध मुक्त बिहार की परिकल्पना को साकार करने के लिए। ठीक है, जिसमें से क्या हुआ है, जिससे राज्य में गंभीर आपराधिक गतिविधियों में शामिल आरोपियों के साथ शराबबंदी के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार के माध्यम से कार्रवाई की जा रही है। ओके, तो समझ में आया आप सभी को फ्रेंड्स क्वेश्चन का आंसर। तो इसका कौन सा ई वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ओके, तो आई होप फ्रेंड्स दोनों क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा अच्छे से। जिसको अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स दिया गया है। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में सकल घरेलू उत्पादक जीडीपी की गणना करता है। तो बताइए जीडीपी की गणना कौन करता है, इसमें कौन सा आंसर जो है आपका करेक्ट रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सेकंड ऑप्शन कह रहा है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, थर्ड ऑप्शन कह रहा है भारतीय सांख्यिकी संस्थान, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक एंड ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बात हो रही है कि जीडीपी की। ठीक है, जीडीपी क्या है, इसमें से जिसको पता है आंसर कमेंट कीजिए। देखिए फ्रेंड्स जीडीपी की बात हो रही है, ये है फ्रेंड्स राष्ट्रीय प्रतिदर्शा सर्वेक्षण कार्यालय, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ। ओके, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा, एनएसओ बन गया। राष्ट्रीय प्रतिदर्शा सर्वेक्षण कार्यालय जो है एनएसएसओ को अब राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ बनाने के लिए केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के साथ मिला दिया गया है और इस विलय को सरकार ने 23 मई 2019 को मंजूरी दी थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका करंट का क्वेश्चन रहा। क्वेश्चन कैसा लग रहा है
आप लोगों को क्लास में कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइए, और जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या कह रहा है, आर्थिक संदर्भ में IIP का पूर्ण रूप क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे IIP का फुल फॉर्म पूछ दिया गया। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है इंडियन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, सेकंड कह रहा है इंडियन इंफॉर्मेशन प्रोडक्शन, थर्ड ऑप्शन कह रहा है इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन प्रोडक्शन, एंड डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो मैं आपको सॉल्व करा रही हूँ, BPSC का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रही हूँ, तो देखिए आप लोगों को इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा। तो देखिए आर्थिक संदर्भ में IIP का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछ रहा है। तो देखिए IIP का जो फुल फॉर्म होता है वो बताया गया है, भारत का एक सूचकांक है जो एक अर्थव्यवस्था को विभिन्न क्षेत्रों में जैसे कि खनन, बिजली और विनिर्माण का विकास को दर्शाता है। यह CSO ने, ये फ्रेंड जो है CSO के द्वारा प्रकाशित किया गया है, और इसका पूर्ण रूप औद्योगिक उत्पादक सूचकांक यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है, ठीक है। क्या होता है फ्रेंड्स, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है IIP का फुल फॉर्म, जो कि इसमें नहीं दिया गया है, तो इसमें क्या होगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, ठीक है। इसका आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ठीक है। समझ में आया आप सभी को क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 5 है, आपके सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 फ्रेंड्स क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है अवध, सेकंड कह रहा है जगदीशपुर, थर्ड कह रहा है बिठूर, फोर्थ कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, एंड ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका कौन सा आंसर आपका करेक्ट रहेगा। कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे, तो बताइए इसका कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा। 5 ऑप्शन मैंने आपको बताया, जिसको पता है फटाफट से आंसर दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुंवर सिंह की बात हो रही, तो कुंवर सिंह जो है फ्रेंड्स जगदीशपुर के जमींदार थे, ठीक है। कहाँ के, जगदीशपुर की। तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ओके कंफर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है तापक्रम विलोमता का अर्थ है, तो इसमें कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है बढ़ती ऊंचाई के साथ स्थिर तापक्रम, सेकंड कह रहा है बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम, थर्ड ऑप्शन कह रहा है बढ़ती ऊंचाई के साथ अस्थिर तापक्रम, एंड डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए तापक्रम जो है उसका विलोमता का अर्थ क्या होता है, तापक्रम का अपोजिट क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, तो तापक्रम होता है, इसका अपोजिट होता है अर्थ बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम, ठीक है। बढ़ती ऊंचाई के साथ क्या है, बढ़ता तापक्रम। तो इसमें जो है आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा सेकंड वाला, बी आंसर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, ओके। तो सभी को समझ में आया। क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके बताइए सभी लोग, ठीक है। इसमें सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ओके कंफर्म रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था। तो देखिए यहाँ पे हिस्ट्री से क्वेश्चन है। हिस्ट्री के से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है, मगध शासक की बात पूछी गई। मगध शासक में बिंबिसार का चिकित्सक कौन था। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है शीलभद्र, सेकंड ऑप्शन कह रहा है विजयसेन, थर्ड ऑप्शन कह रहा है जीवक, फोर्थ ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, एंड ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए जो मगध शासक बिंबिसार था उसका चिकित्सक कौन था। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो आपका आंसर करेक्ट रहेगा, आप में से किसी को पता है तो कमेंट करके बताइए, वरना मैं आपको बता दूं इसमें जो आंसर करेक्ट रहेगा। तो देखिए जो मगध साम्राज्य के शासक जो बिंबिसार का चिकित्सक जीवक था, ठीक है। कौन था फ्रेंड्स, जीवक था। इसमें आपका आंसर करेक्ट रहेगा जीवक, ठीक है। कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा आपका, जीवक, ओके। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जो जीवक था, जीवक को बिंबिसार ने अवंती नरेश चंड प्रकोप के उपचार के लिए उनके दरबार में भेजा था। अतः जो जीवक है, जीवक ने भगवान बुद्ध का भी उपचार किया था, ठीक है। ये जो जीवक चिकित्सक है इसने क्या किया था, इसने बुद्ध, जो भगवान बुद्ध थे उनका भी उपचार किया था, ओके। समझ में आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स दिया गया क्वेश्चन नंबर 8, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो बताइए बिहार में जो तुर्क सत्ता थी इसका वास्तविक संस्थापक कौन था। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है मलिक हसामुद्दीन, सेकंड कह रहा है इब्न बख्तियार खिलजी, थर्ड ऑप्शन कह रहा है इब्राहिम, डी ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक, एंड ई ऑप्शन दिया गया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ये दो ऑप्शन जो है वो सब में कंपलसरी है। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। तो देखिए यहाँ पे बात हो रही बिहार में जो तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो आप में से किसको पता है इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है
एक सेकंड, इसमें देखिए जो फ्रेंड्स दिया गया है, बिहार में जो तुर्क सत्ता है इसका वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बिहार में जो तुर्क सत्ता है उसके वास्तविक संस्थापक इब्न बख्तियार खिलजी। ठीक है, कौन थे? इब्न बख्तियार खिलजी। इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा, इब्न बख्तियार खिलजी थे, जिन्होंने 1193 से 1202 ईस्वी तक संपूर्ण बिहार पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, कब से कब तक? 1193 से 1202 ईस्वी तक पूर्व बिहार पर अधिकार कर लिया था। और इसी दौरान सबसे प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय व विक्रमशिला बिहार को नष्ट कर दिया गया था। कालांतर में क्या होता है, उसमें बंगाल, असम के कुछ क्षेत्रों को उसने अपने नियंत्रण में ले लिया था। ओके फ्रेंड्स, समझ में आप सभी को क्वेश्चन कैसा लगा? तो आप लोगों को ये पता चल गया ना, बिहार में जो तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इब्न बख्तियार खिलजी था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने दिया गया है, बिहार के भारतीय गवर्नर कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, सेकंड कह रहा है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, थर्ड ऑप्शन कह रहा है ब्रज किशोर प्रसाद, और आपका जो डी और ई ऑप्शन है वो कंपलसरी है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपका कौन सा आंसर करेक्ट है, फटाफट से आप लोग बताइए। तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। अगर आप लोग बीपीएससी की तैयारी करो तो ये आपको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो देखिए मैं आपको बता दूं, बिहार और उड़ीसा। ठीक है, बिहार और उड़ीसा के प्रथम भारतीय गवर्नर जो हैं वो वर्ष 1920 से 1921 में लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। ठीक है, सिन्हा बनाए गए थे और इस पद पर नियुक्ति होने वाले और वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले ये पहले भारतीय व्यक्ति थे। ठीक है, जिन्होंने वर्ष 1915 में ये बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे। ये फ्रेंड्स जो हैं सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जी, ये बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे। कब? 1915 में। और ये बिहार और उड़ीसा के जो भारतीय गवर्नर बने थे ये 1920 से 1921 ईस्वी में। ठीक है, कंफर्म, सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है, मंत्रिमंडल स्तर की निम्न समितियों में किसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है राजनीतिक मामलों से संबंधित, सेकंड ऑप्शन कह रहा है नियुक्ति सीमित, संसदीय सीमित थर्ड ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए फटाफट से इसमें कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा? मंत्रिमंडल स्तर की निम्न समितियों में से किसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं? इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या आंसर हो जाएगा? इसमें आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, क्योंकि देखिए एक सेकेंड, क्योंकि देखिए क्या होता है, जो संसदीय समिति की अध्यक्षता होती है वो प्रधानमंत्री नहीं करते हैं, क्योंकि संसदीय समिति से तात्पर्य उस समिति से है जो सभा द्वारा नियुक्त या निर्वाचित की जाती है। अथवा अगर हम बात करें जैसे अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित की जाती है और अध्यक्षता के निर्देशानुसार क्या होता है, कार्य करती है तथा अपना प्रतिवेदन सभा को या अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है। राजनीतिक मामलों से संबंधित समिति और नियुक्ति समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। अतः विकल्प इसमें कौन सा सही है? विकल्प इसमें डी वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ओके, समझ में आया सभी को क्वेश्चन का आंसर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, दिया गया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 देखिए, 11 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 में है, सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो देखिए सौर मंडल का जो प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा पृथ्वी, सेकंड बृहस्पति, थर्ड शनि, डी ऑप्शन कह रहा उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा आंसर इसका करेक्ट रहेगा? सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? इसमें कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा? फटाफट से आप लोग बताइए जिसको इस क्वेश्चन का आंसर पता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड होता है इसका जो है सूर्य या फिर सौर मंडल का जो प्रधान आकाशीय पिंड है जो सौर मंडल के केंद्र में स्थित होता है और सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा? इसमें आपका आंसर जो है उपयुक्त में से कोई नहीं, डी वाला आंसर आपका करेक्ट रहेगा। ओके, ई वाला आंसर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने दिया गया है, द्वितीय बुद्ध संगीति का आयोजन किसके राज्य में हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा शिशुनाग, सेकंड कह रहा महापद्मनंद, सी ऑप्शन कह रहा काला शोक, डी ऑप्शन कह रहा उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए जो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके राज्यकाल में हुआ था? तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बताया गया है
जो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन है वो कालाशोक के राज्यकाल में हुआ था। ठीक है, किसके? कालाशोक के राज्यकाल में हुआ था। तो इसमें आपका आंसर कौन सा करेक्ट है? तो इसमें आपका आंसर करेक्ट रहेगा सी वाला। ओके, तो सभी को क्वेश्चन समझ में आया? आई होप आप सभी को 12 क्वेश्चन जो है कंफर्म हो गया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप लोग पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था। तो कहाँ पर करवाया था? ये तो सबको पता है, अकबर ने जो है इबादत खाना का निर्माण करवाया था। और भी बहुत सी चीज़ों का अकबर ने निर्माण करवाया था, और बहुत सी प्रथा जो है, जैसे सती प्रथा हो गया, और आपका जो है कर वसूलना, ये सभी चीज़ें उन्होंने बंद करवाई थी ना, बहुत सी प्रथा जिसको उन्होंने समाप्त करवाया था। ठीक है, वो सब चीज़ें उन्होंने करवाई थी अकबर ने। तो देखिए, अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था। कहाँ पर करवाया था? फर्स्ट ऑप्शन दिल्ली में, सेकंड ऑप्शन फतेहपुर सीकरी में, थर्ड ऑप्शन सिकंदरा में, और ये डी ऑप्शन रहा उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कहाँ करवाया था? तो देखिए फ्रेंड्स, जिसको पता है कमेंट करके बताइए। तो देखिए, इबादत खाना का जो निर्माण हुआ था वो इन्होंने कहाँ पर करवाया था? अकबर ने। तो देखिए, अकबर जो है एक मुगल बादशाह थे। अकबर ने जो इबादत खाना का निर्माण करवाया था वो फतेहपुर सीकरी में करवाया था, और यह अकबर द्वारा बनवाया गया एक प्रार्थना कक्ष अथवा मीटिंग रूम था। ठीक है, क्या था? प्रार्थना कक्ष अथवा मीटिंग रूम था, जो कि उन्होंने फतेहपुर सीकरी में बनवाया था इबादत खाना के नाम पे। ठीक है, मूल रूप से यह जगत सुन्नी मुसलमानों के एकत्रित होने और चर्चा करने के लिए बनवाई गई थी। हालांकि अन्य धर्म संप्रदायों और अनुयायियों के बीच छोटे मोटे मतभेद नियंत्रण से बाहर होने पर यह कमरा सबके लिए खोल दिया गया था। ठीक है, और बनवाया किसके लिए गया था फ्रेंड्स? जो सुन्नी मुसलमान होते हैं उनको एकत्रित करने और उनकी चर्चा के लिए बनवाया गया था। ओके, तो आप सभी को कंफर्म हो गया कौन सा आंसर करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है। आर्य समाज की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है 1875 ईस्वी में, सेकंड कह रहा है 1817 ईस्वी में, सी ऑप्शन कह रहा है 1880 ईस्वी में, एंड डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा? आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो किसको पता है कमेंट करके बताइए, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? डेट भी जिसको पता है आप लोग बता दीजिएगा। देखिए, मैं आपको बताऊं, जो देखिए आर्य समाज है, आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में हुई थी। 10 अप्रैल 1875। ठीक है, कब हुई थी? 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में हुई थी। और किसके द्वारा हुई थी? तो दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है, 19वीं शताब्दी के तीसरे चरण में भारत में जागृति के जो चतुर्दिक आंदोलन आरंभ हुआ, उसमें आर्य समाज का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, और आर्य समाज के मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित है। तो देखिए फ्रेंड्स, आर्य समाज के कौन कौन से सिद्धांत थे आप सभी को पता है। देखिए, एक बार मैं ये भी आपको बता देती हूँ, समझा देती हूँ थोड़ा सा आर्य समाज के बारे में। अगर आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आएगा तो आप लोग कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए आर्य समाज के मुख्य सिद्धांत कौन कौन से थे। पहला सिद्धांत उन्होंने बताया था, सभी शक्तियों और ज्ञान का प्रारंभिक कारण क्या है? ईश्वर है। दूसरा उन्होंने बताया था, ईश्वर ही सर्वसत्य है, सर्वव्याप्त है, पवित्र है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है और सृष्टि का कारण है, केवल उसी की पूजा होनी चाहिए। ठीक है, किसकी फ्रेंड्स? ईश्वर की पूजा। इन्होंने बताया था कि वेद ही सच्चे ज्ञान ग्रंथ है। चौथा इन्होंने जो मुख्य सिद्धांत दिया था वो दिया था, सत्य को ग्रहण करने और असत्यों को त्यागने के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए। इसके बाद इन्होंने कहा था कि उचित अनुचित के विचार के बाद ही कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट उन्होंने कहा था, मनुष्य मात्र को शारीरिक, सामाजिक और आत्मिक उन्नति के लिए कार्य करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कहा है कि प्रत्येक के प्रति न्याय, प्रेम और उसकी योग्यता के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, और उन्होंने बताया था कि ज्ञान की ज्योति फैलाकर अंधकार को दूर करना चाहिए। ये सभी जो ज्ञान दिया था ये स्वामी विवेकानंद दयानंद सरस्वती ने दिया था। ठीक है, और उन्होंने कहा था कि केवल अपनी उन्नति से संतुष्ट न होकर दूसरों की उन्नति के लिए भी यत्न करना चाहिए। जैसा कि मैं कर रही हूँ, आप सभी की उन्नति के लिए पढ़ा रही हूँ, और आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक है, इसके बाद देखिए उन्होंने 10वां सिद्धांत क्या बताया था कि समाज के कल्याण और समाज की उन्नति के लिए अपने मत तथा व्यक्तित्व बातों को त्याग देना चाहिए। ठीक है, और इनमें से जो प्रथम 3 सिद्धांत है वो धार्मिक, और अंतिम जो 7 नैतिक बताया, इन्होंने नैतिक सिद्धांत बताया। ठीक है, 3 उन्होंने धार्मिक सिद्धांत बताए थे, और अंतिम जो 7 सिद्धांत बताया उन्होंने कैसे बताया? नैतिक सिद्धांत बताया। ठीक है, तो आई होप आप सभी को जो है समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने दिया गया क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है
कि निम्नलिखित में से कौन कांकोरी कांड से संबंधित नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है अशफाक उल्ला खान, सेकंड ऑप्शन कह रहा है राजेंद्र लाहिड़ी, थर्ड ऑप्शन कह रहा है सूर्यसेन, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। मैं आपको बता दूं जो 15वां क्वेश्चन है, इस 15 क्वेश्चन का आंसर आपका है सूर्यसेन। सूर्यसेन जो है फ्रेंड्स ये कांकोरी कांड से संबंधित नहीं है, ठीक है। सूर्यसेन जो कि उससे फ्रेंड्स किससे, काकोरी कांड से संबंधित नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखिए मैं आपको बता दूं इसके बारे में थोड़ा फैक्ट। देखिए जो सूर्यसेन है कांकोरी कांड से संबंधित नहीं है। 9 अगस्त 1925 को जो घटा कांकोरी कांड एक ट्रेन लूट से जुड़ी है, ठीक है। जो कांकोरी कांड जिसे हम इस फ्रेंड्स किससे, ये कांड जो है किससे जुड़ी है, ये एक ट्रेन लूट से घटना से जुड़ी है। इसको हमेशा राम प्रसाद बिस्मिल्ला, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी और अन्य कई क्रांतिकारियों के लिए जाना जाता है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े क्रांतिकारियों ने इस घटना को अंजाम दिया था। आंदोलनकारियों ने क्या किया था, इस ट्रेन को लूटने का प्लान बनाया था। जब ट्रेन लखनऊ से करीब 8 मील की दूरी पर थी तब उसमें बैठे 3 क्रांतिकारियों ने गाड़ी को रुकवाया और सरकारी खजाने को लूट लिया था, ठीक है। तो फ्रेंड्स समझ में आया आप सभी को कांकोरी कांड क्या है। इससे जो है सूर्यसेन संबंधित नहीं, इससे अशफाक उल्ला खां है, राजेंद्र लाहिड़ी जी हैं और राम प्रसाद बिस्मिल्ला, ये 3 लोग जो हैं ये एक क्रांतिकारी हैं, ठीक है। और भी कई क्रांतिकारी इसमें जुड़े हुए थे। और जो है इसकी जो अंजाम किसने दिया था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े क्रांतिकारियों ने इस घटना को अंजाम दिया था। ओके, तो इसका जो फैक्ट था वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, दिया गया आपके संविधान से, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है भाग 3, सेकंड कह रहा है भाग 2, थर्ड ऑप्शन कह रहा है भाग 4 एंड डी ऑप्शन कह रहा है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो देखिए 16वें क्वेश्चन का जो है, जो भारतीय संविधान का भाग 3 है ये मौलिक अधिकार से संबंधित है, ठीक है। कौन सा, भाग 3 जो है ये मौलिक अधिकार से संबंधित है। ओके, तो कंफर्म रहा आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया। कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, दिया गया है पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान संशोधन किया गया। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पंचायती राज को क्या करना है, इसको सुदृढ़ बनाना है, मतलब संशोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान संशोधन किया गया था। पहला कह रहा है 73वां संशोधन, दूसरा कह रहा है 44वां संशोधन, तीसरा कह रहा है 86वां संशोधन और चौथा ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक एंड डी ऑप्शन ई लास्ट 5वां ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जो पंचायती राज को लागू करने हेतु जो संविधान संशोधन किया गया था वो भारतीय संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन किया गया था, ठीक है। इसमें जो आपका आंसर करेक्ट रहेगा वो है 73वां संविधान संशोधन, ठीक है। इसमें कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा आपका, 73वां संविधान संशोधन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। तो बताइए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है द हैग में, सेकंड कह रहा है लंदन में, सी ऑप्शन कह रहा है पेरिस में, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक एंड डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय का, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हैग में स्थित है यह संयुक्त राष्ट्र का प्रधान न्यायिक अंग है और इस संघ के 5 मुख्य अंगों में से एक है, ठीक है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अंतर्गत हुई है। इसका उद्घाटन अधिवेशन 18 अप्रैल 1986 को हुआ था, ठीक है। इसका उद्घाटन कब हुआ था, 18 अप्रैल 1946 को हुआ था। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो स्थित है वो कहाँ पर, हैग में स्थित है, ठीक है। तो जो द हैग है फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। और इस न्यायालय के अंतर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय का स्थान ले लिया गया। न्यायालय के प्रशासन व्यय का भार जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ पर है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे, पेनिकल रामाराम थे, ठीक है। तो देखिए इसके जो अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय बनाया गया था इसमें जो प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे कौन थे, पेनिकल रामाराम थे। ओके, इसका फैक्ट्स भी आप सभी को पता चल गया। तो क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके बताइए और किसको किसको इसका आंसर पहले से पता था
तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसमें से आप लोगों को कितने क्वेश्चन का आंसर पहले से पता था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है, एक सेकेंड, हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कह रहा है, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है समवर्ती सूची, सेकंड ऑप्शन कह रहा है संघ सूची, सी ऑप्शन कह रहा है आपका अवशिष्ट विषय, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, एंड ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का कौन सा आंसर आपका करेक्ट रहेगा। जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय जो है वो भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन है वह जो विषय है यह भारतीय संविधान के अंतर्गत समवर्ती सूची में सम्मिलित है। ठीक है, किस में शामिल है फ्रेंड्स, समवर्ती सूची में। तो इसमें आपका जो आंसर करेक्ट रहेगा, कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा, फर्स्ट आंसर जो है आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा आंसर फ्रेंड्स, इसका फर्स्ट आंसर करेक्ट रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, छत्तीसगढ़ के किस बाघ अभ्यारण्यों को सामुदायिक वन समुदाय अधिकार प्राप्त है। तो देखिए यहाँ बात हो रही, जो छत्तीसगढ़ के किस बाघ अभ्यारण्यों को सामुदायिक वन संसाधन अधिकार प्राप्त है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है अचानक मार बाघ अभ्यारण्य, सेकंड कह रहा है बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य, थर्ड ऑप्शन कह रहा है उदंती सीता नदी बाघ अभ्यारण्य, या फिर ये दोनों ऑप्शन जो है आपका सब में सेम आपको देखने को मिलेगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर इन सब में से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता दूं इसमें कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है एक से अधिक, ठीक है, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ में जो दो बाघ है, ठीक है, दो बाघ अभ्यारण्य, अचानक मार बाघ अभ्यारण्य और दूसरा कौन सा है, उदंती सीता नदी। ठीक है, ये दोनों जो है कहाँ पर है, ये आपका दोनों छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ये बाघ अभ्यारण्य को सामुदायिक वन संसाधन अधिकार प्राप्त है। सामुदायिक वन संसाधन क्षेत्र सामान्य वन भूमि होते हैं जिन्हें क्या होता है, किसी विशेष समुदाय द्वारा स्थायी उपयोग हेतु पारंपरिक रूप से आरक्षित और संरक्षित किया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका जो है आंसर कौन सा करेक्ट रहेगा, इसमें आपका डी ऑप्शन जो है करेक्ट रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो आपका अचानक मार और उदंती सीता बाघ अभ्यारण्य, ये दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। ओके, नेक्स्ट देखिए आपका आ गया, करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है। करेवा जो फ्रेंड्स, देखिए क्या बात हो रही है यहाँ पे करेवा की। ठीक, करेवा जो है वो किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन कह रहा है केला के लिए, सेकंड ऑप्शन कह रहा है केसर के लिए, थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि आपका आम के लिए, एंड डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर लास्ट ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें बताइए जो करेवा है वो किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, आप लोग कमेंट करके फ्रेंड्स बताइएगा कि आप लोगों में पहले से किसको पता है कि करेवा नाम आप लोगों ने क्या पहले सुना है, करेवा नाम आप लोगों ने क्या पहले सुना था। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हो रही करेवा, करेवा आई मीन क्या होता है, करेवा मतलब केसर सैफ्रोन होता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में करेवा जो है करेवा यानी कि केसर सैफ्रोन की खेती के लिए प्रसिद्ध है। यह मुख्य रूप से हिमनद, चिकनी मिट्टी तथा दूसरे पदार्थों को हिमोड़ी पर मोटी परत के रूप में पाई जाती है। ठीक, इसमें जो आपका आंसर करेक्ट है वो आंसर आपका बी वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट रहेगा। ओके, तो आपको क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके बताइए। कितने लोगों को पहले से इन सभी क्वेश्चन का आंसर पता था, कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पहले से पता था। ठीक, ये भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि निम्नलिखित सेलों में से कौन सी अवसादी सेलों का उदाहरण है। फर्स्ट कह रहा है सेल, सेकंड कह रहा है संगमरमर, थर्ड ऑप्शन कह रहा है ग्रेनाइट, एंड डी ऑप्शन कह रहा है आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित सेलों में से कौन सी अवसादी सेलों का उदाहरण है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे किस मिट्टी की बात हो रही है, अवसादी सेलों की। ठीक है, मैं आपको एक क्लास दूंगी, उसमें मैं आपको केवल अवसादी सेलों के बारे में बताऊंगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अवसादी सेलों का निर्माण 3 चरणों में होता है। ठीक है, अवसादी सेलों का जो निर्माण होता है वो 3 सेलों में होता है। इसमें जो आपका आंसर करेक्ट रहेगा वो इसमें आपका आंसर जो है फर्स्ट आंसर जो है आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, सॉरी एक मिनट, इसमें आपका आंसर करेक्ट रहेगा फर्स्ट। ठीक है, सेल इसमें जो है ये आपका आंसर करेक्ट रहेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए जो सेल होता है इसको मैंने आपको क्या बताया, अवसादी सेलों का जो निर्माण होता है वो 3 चरणों में होता है। किस प्रकार से होता है, तो पहला देखिए सेलों का विखंडन, टुकड़ों का परिवहन और निक्षेपण, और जो तीसरा होता है वो सील भवन
होता है। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए, अगर हम बताएं अवसादी सेल जो हैं, अवसादी चट्टानों किस प्रकार के बनने की विधि होती है, तो यांत्रिक रूप से निर्मित अवसादी सेल होते हैं। नेक्स्ट आपका कार्बनिक रूप से निर्मित अवसादी सेल होते हैं, और तीसरा होता है रासायनिक रूप से निर्मित अवसादी सेल है। ठीक है, तो जो आपका ये सुरंग पत्थर, चूना पत्थर आता है, ये सभी कैसे बनते हैं? देखिए, जो रासायनिक रूप से जो निर्मित अवसादी सेल होते हैं ना, जिस चट्टानों के रासायनिक अपक्षय के कारण क्या होता है, जो बनने वाली जो अवसादी चट्टानें होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? सुरंग पत्थर, चूना पत्थर, ये सब कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है, तो बताइए इसमें कौन सा आंसर आपका करेक्ट रहेगा। जो पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा होती है वो सदैव कैसे रहती है? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है उत्तर पूर्व की ओर रहती है, सेकंड कह रहा है सूर्य से दूर रहती है, थर्ड ऑप्शन कह रहा है दक्षिण पूर्व की ओर रहती है, डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से एक से अधिक, या फिर ई ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसमें से कौन सा आंसर आपका करेक्ट रहेगा। जो पुच्छल तारा है, पुच्छल तारा की जो दिशा होती है वो सदैव कैसी होती है? किसी को पता है आप लोगों में से? तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो पुच्छल तारा होता है, पुच्छल तारे की जो दिशा होती है, उसकी जो पूंछ की दिशा होती है वो सदैव सूर्य से दूर होती है। ठीक है, कहाँ से होती है? वो सदैव जो है वो सूर्य से दूर रहेगी, क्योंकि देखिए जो पुच्छल तारा होता है, इसमें मैं थोड़ा सा आपको फैक्ट बता दूं, जो पुच्छल तारा होता है वो सौरमंडलीय निकाय है, जो पत्थर, धूल, बर्फ और गैस के बने हुए छोटे छोटे खंड होते हैं। यह ग्रहों के समान सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? पुच्छल तारा जो है, ये तारा जो है ये सौरमंडलीय निकाय होते हैं, जो कि पत्थर, धूल, बर्फ और गैस के बने होते हैं, और ये छोटे छोटे खंड में होते हैं। ठीक है, यह ग्रहों के समान सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और छोटे पथ वाले धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा एक अंडाकार पथ में करते हैं। जैसे कि आपको पता है ना कैसे, सॉरी एक मिनट, उन लोग कैसे परिक्रमा करते हैं? इस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से परिक्रमा करते हैं ना, आप लोगों ने मतलब देखा होगा। अब देखिए मैं आपको बता दूं यहाँ पे आंसर, सॉरी फ्रेंड्स एक सेकंड, यहाँ पे ये रफ हो गया। देखिए इसका जो आंसर करेक्ट रहेगा, ये वाला आंसर करेक्ट रहेगा। ठीक है, सूर्य से दूर। ओके, तो इसके बाद मैं आपको क्या बता रही थी, जो ये धूमकेतु होते हैं ना, ये क्या करते हैं? सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, सूर्य की क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं एक अंडाकार पथ में, लगभग 6 से 200 वर्ष में पूरी करते हैं। और जो कुछ धूमकेतु होते हैं उनका जो पथ वलयाकार होता है, और वो मात्र एक ही बार दिखाई देते हैं। लंबे पथ वाले जो धूमकेतु होते हैं वो एक परिक्रमा करने में हजारों वर्ष लगाते हैं, और अधिकतर जो धूमकेतु होते हैं वो बर्फ, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया तथा अन्य पदार्थ जैसे सिलिकेट और कार्बन मिश्रण के बने होते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया, जो पुच्छल तारे होते हैं उनकी जो पूंछ की दिशा होती है वो सदैव सूर्य से क्या होती है? दूर होती है। ओके, कंफर्म हो गया आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आप सभी के सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 और 25। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भ्रंश से संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है हैंगबर्ग, सेकंड कह रहा है तिलात पट्टी, सी ऑप्शन कह रहा है मानेन, एंड डी ऑप्शन कह रहा है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, ई ऑप्शन कह रहा है इसमें से एक से अधिक। तो देखिए जो इसमें कौन सा जो है भ्रंश जो है वो संबंधित है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ भ्रंश की बात हुई तो मानेन भ्रंश जो है वो संबंधित है। ठीक, कौन सा फ्रेंड्स? मानेन भ्रंश जो है वो संबंधित है। इसमें जो आपका आंसर करेक्ट रहेगा वो है कौन सा? मानेन भ्रंश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है गोभी, सेकंड ऑप्शन कह रहा है अरनिया, सी ऑप्शन कह रहा है कालाहारी, एंड डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसमें कौन सा आंसर जो है आपका करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? तो देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है ये आपका करेक्ट रहेगा। जो गोभी है, गोभी उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय मरुस्थल 5 से 30 डिग्री अक्षांश के बीच के क्षेत्रों में स्थित होता है। और गोभी जो है, गोभी दुनिया के ठंडे रेगिस्तान में से एक है, जहां तापमान 0 से 40 डिग्री तक नीचे चला जाता है। गोभी एक क्या है? गोभी एक मंगोलियन शब्द है जिसका अर्थ होता है जल रहित स्थान। ठीक है, गोभी क्या है? एक मंगोलिया शब्द होता है जिसका अर्थ होता है जल रहित स्थान। ओके, तो 25 क्वेश्चन आप सभी का कंप्लीट हो गया है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि जितने क्वेश्चन आंसर मैंने कराए हैं आप सभी को कैसे लगे, और इसमें से आपका कितना क्वेश्चन करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कह रहा है इसमें हम लोग बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि मेरी लाइफ ऐप निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था? तो देखिए मैंने जो जितने भी ऐप है, जितने भी जो मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है, ये सभी मैंने आपको
एक वीडियो बनाया है, उसमें मैंने आपको बताया है सभी ऐप के बारे में। तो देखिए मेरी लाइफ ऐप निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। थर्ड ऑप्शन कह रहा है जनजातीय कार्य मंत्रालय। एंड डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक। ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए मैं आपको बता दूं, इसमें जो आपका आंसर करेक्ट रहेगा, मेरी लाइफ ऐप निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये फ्रेंड्स लॉन्च किया गया है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। और फ्रेंड्स देखिए जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है ना, वो 5 जून को मनाया जाता है। और ये जो आपका पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था, ये 5 जून को ही लॉन्च किया गया था। क्योंकि जो पर्यावरण है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, जून से पहले जलवायु परिवर्तन हेतु युवाओं को एकजुट करने के लिए मेरी लाइफ नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था। ठीक है, तो आप सभी को फ्रेंड्स समझ में आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जो ये ऐप मिशन लॉन्च किया गया था ना, तो लाइफ यानी कि लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, ठीक है, इसका फुल फॉर्म था। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 और 28, ठीक है। 27वां क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है झारियाँ, सेकंड कह रहा है रानीगंज, थर्ड ऑप्शन कह रहा है धनबाद, डी ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा आंसर आपका करेक्ट रहेगा। तो देखिए भारत में जो प्रथम कोयला खान कहाँ खोदा गया था, ठीक है, क्वेश्चन आपका है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो भारत में प्रथम कोयला खान खोदा गया था, वो दामोदर नदी के तट पर रानीगंज पश्चिम बंगाल में खोदी गई थी। ठीक है, कहाँ पे फ्रेंड्स खोदी गई थी। तो ये दामोदर नदी के तट पर रानीगंज यानी कि पश्चिम बंगाल में खोदी गई थी। ठीक है, कौन सा इसमें आपका आंसर करेक्ट रहेगा। आंसर जो आपका इसमें करेक्ट रहेगा, बी वाला आंसर आपका जो है करेक्ट रहेगा। ठीक है, जो कि 1774 ईस्वी में यहाँ से वाणिज्य स्तर पर कोयला खनन प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो कब स्टार्ट किया गया था, 1774 ईस्वी में, याद रखिएगा 1774 ईस्वी में इसका जो प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है। पहला आंसर कह रहा है संथाल, दूसरा कह रहा है कोल, तीसरा कह रहा है भील, चौथा कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक, ये ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए कौन सा आंसर इसका करेक्ट रहेगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है। तो देखिए मैं आपको इसमें बता दूं, इसका जो आंसर करेक्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 28 का, तो भारत में जो जनगणना हुई थी 2011 में, उसके अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति एसटी भील थी। ठीक है, कौन सी थी फ्रेंड्स, भील थी। जबकि दूसरे नंबर पे कौन थी, गौड़ थी। सबसे फर्स्ट नंबर पे सबसे अधिक जनजाति किसकी थी फ्रेंड्स, भील की थी। ठीक है, किसकी, तो भील की थी। इसमें जो आपका आंसर करेक्ट रहेगा वो कौन सा रहेगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जो भील की जनजाति थी कितनी थी, 17 करोड़ 71 लाख 49 थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 29 और 30, देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 और 30 क्या कह रहा है, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, आज की क्लास में आपको 30 क्वेश्चन कराऊंगी, नेक्स्ट क्वेश्चन कल की क्लास में। ठीक है, 30 क्वेश्चन जो है इसको आज मैं कंप्लीट करा देती हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29 आपका क्या कह रहा है। इसमें देखिए फ्रेंड्स जो क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है, यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। तो यू आकार की घाटी का निर्माण कहाँ होता है, ये यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29 पहला आंसर कह रहा है पवन द्वारा, सेकंड कह रहा है नदी द्वारा, थर्ड कह रहा है सागरीय तरंगों द्वारा, और डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से एक से अधिक, ये ऑप्शन कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा आंसर आपका करेक्ट रहेगा। यू आकार की घाटी का निर्माण होता है तो कहाँ पर होता है। तो देखिए यू आकार की घाटी का जो निर्माण होता है वो हिमनदों द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है फ्रेंड्स, हिमनदों द्वारा होता है। और इसमें आपका आंसर जो करेक्ट रहेगा वो होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि जो यू आकार की घाटी होता है, यू आकार की घाटी का नामांकन जो है वो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर यू के आधार पर हुआ है, जिससे इस घाटी की आकृति मिलती है। और पर्वतीय भागों में हिमनदियों द्वारा बनाई गई घाटी जो है पार्श्ववर्ती और तली अपर्दन के कारण सपाट तल वाली तथा चौरस खुली हुई होती है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 30 है वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव ग्रीष्म निष्क्रियता नहीं दर्शाता है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है रोडेंट,
सेकंड कह रहा कंगारू, थर्ड कह रहा चमगादड़, डी ऑप्शन कह रहा उपयुक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन कह रहा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा आंसर आपका करेक्ट रहेगा? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित इन चारों मतलब पांचों क्वेश्चन में से आंसर में से कौन सा जीव ग्रीष्म निष्क्रियता, ठीक है, निष्क्रियता नहीं दर्शाता। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जो शुष्क गर्म अवधि को निष्क्रिय अवस्था में बिताने वाले प्राणी ग्रीष्म निष्क्रियता वाले प्राणी कहलाते हैं। इनमें से जैसे मरुस्थलीय कछुआ हो गया, मगरमच्छ हो गया, सैलामेंडर हो गया, गिरगिट हो गया,